गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सार्थक पहल के माध्यम से मध्य प्रदेश का इतिहास, और आज हम पढ़ेंगे निमाड़ में फारूकी वंश। निमाड़ में फारूकी वंश। निमाड़ में फारूकी वंश। निमाड़ किस क्षेत्र का नाम है? खंडवा बुरहानपुर। क्या बोलते थे उससे पहले? अनु। अनु कितने भागों में बटा है निमाड़? पश्चिमी और पूर्वी। बहुत बढ़िया, अच्छे स्टूडेंट है। पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़। पश्चिमी निमाड़ में कौन से जिले हैं? दो, खरगोन और पश्चिमी निमाड़ की बात कर रहा हूं मैं। खरगोन बड़वानी। खरगोन और बड़वानी। खरगोन से एक नया जिला बना बड़वानी। और पूर्वी निमाड़ में क्या है? खंडवा। और खंडवा से क्या बना? बुरहानपुर। तो पश्चिम निमाड़ में दो जिले, खरगोन बड़वानी, और पूर्वी निमाड़ में दो जिले खंडवा और बुरहानपुर। तो इस प्रकार निमाड़ क्षेत्र में ये चार जिलों की हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे उस समय 15वीं-16वीं शताब्दी में फारूकी वंश। फारूकी वंश बुरहानपुर को मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाना जाता था? खानदेश। किस नाम से जाना जाता था? खानदेश। कौन सा किला था इस एरिया में? हाँ, असीरगढ़ का किला। क्या पढ़ा आपने कल उसके विषय में? का अंतिम अभियान था। हाँ, और 1602 में हुआ था, और 1601 में हुआ। 1601 में हाँ। उनका शासक मीर बहादुर था। और सोने की चाबियों से दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण का प्रवेश द्वार इसे बोला जाता था। ये इतना हमने कल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम फारूकी वंश की स्थापना। फारूकी वंश की स्थापना। स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद रजा फारूकी। मलिक अहमद रजा फारूकी। मलिक अहमद रजा फारूकी द्वारा 1388 ईस्वी में 1388 ईस्वी में मलिक अहमद रजा फारूकी द्वारा 1388 ईस्वी में। और उस समय असीरगढ़ पर आशा नामक एक अहीर राजा शासन कर रहा था। आशा नामक अहीर राजा शासन कर रहा था। ये क्वेश्चन बनता है, असीरगढ़ का किला किसने बनाया? असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? आशा नामक अहीर राजा ने किया था। आशा नामक अहीर राजा ने स्वीकार किया, मतलब किला बनाया था। वो शासन कर रहा था वहां पे। लेकिन जैसे ही इसने मलिक अहमद रजा फारूकी ने वहां पर फारूकी वंश की स्थापना की, इस अहीर राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, मैं तुम्हारे मार्गदर्शन में यहाँ पर शासन करूंगा। उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1398 ईस्वी की बात करेंगे हम। 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा। दिल्ली अभी मतलब ये शासक कब बना? 1388 में। और 1398 में क्या बोला कि अब हमें सल्तनत के अधीन काम करने की जरूरत नहीं। सल्तनत के अधीन काम करने की जरूरत नहीं है। 1398 की बात कर रहे हैं। उसी समय मालवा की हम चर्चा करें तो मालवा में उस समय दिलावर खान पूरी शासन कर रहा था। देखो
इतिहास पढ़ा ना आप लोगों ने मालवा का। तो 1398 में उस समय दिलावर खान गोरी, जब हम कोई भी राजा महाराजा अपने दम पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाते, सबसे पहले क्या करते हैं, वो संगठन बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसे ही करते हैं, संगठन बनाते हैं सबसे पहले। तो उन्होंने भी देखा कि अपने ही स्तर पे 2-3 राजाओं से संपर्क किया और बोला कि अब हम दिल्ली सल्तनत के अधीन काम नहीं करेंगे, अब अपना अपना अपन देखेंगे। तो इसके लिए उन्होंने वैवाहिक संघ की स्थापना की। महिलाओं को तो बहुत इस्तेमाल हुआ है ऐसे कामों में, इतिहास गवाह है। राजा महाराजाओं के साथ में जब युद्ध होता था हार जाते थे, और उसके बाद समझौते में क्या होता था, पुत्री से विवाह करवा देते थे। क्यों करवा देते थे ऐसा? जैसे चाणक्य की बात करें, चाणक्य को चाणक्य क्यों कहा जाता है? तो चाणक्य सेल्यूकस निकेटर ने से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, है? पढ़ा ना? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, पहले इनका युद्ध हुआ, मतलब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, और युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई, और फिर सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, और इसका विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। क्यों किया होगा? क्यों किया होगा? क्योंकि उनके पास में चाणक्य था, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यह समझा दिया था कि वो सेल्यूकस निकेटर है, दोबारा आक्रमण करेगा, बार बार आक्रमण करेगा, इससे बेहतर क्या है, आक्रमणों का इस सिलसिला खत्म कर दो, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, काम खत्म। तो ये परंपरा इतिहास से चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। तो यहां पर भी यही हुआ, यहां पर भी यही हुआ कि उसने देखा कि एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मालवा है। दिल्ली सल्तनत वाले क्या करेंगे, स्वयं तो यहां आएंगे नहीं, मालवा के सूबेदार को बोलेंगे जाओ उसको ठिकाने लगा के, वो नया नया उगा है अभी और खूब गदर कर रहा है वहां, तो उसको ठिकाने लगा दो। तो इसने क्या किया, सबसे पहले मालवा का जो सूबेदार था, जिसने स्वतंत्र मालवा की घोषणा की थी, जो दिलावर खान गोरी, उसकी पुत्री से अपने पुत्र का विवाह करवा दिया कि अब हम दोनों के बीच में तो विवाद हो नहीं सकता। कर लिया ना एक पक्का पुख्ता इंतजाम इसे बोलते हैं, इसने पुख्ता इंतजाम कर लिया। लिखेंगे इसे, अपने पुत्र नासिर का विवाह मालवा की प्रथम गोरी शासक दिलावर खान की पुत्री के साथ किया, पुत्री के साथ किया। किस, ये जो खानदेश की बात कर रहे हैं, किस नदी के तट पर होगा खानदेश? ताप्ती नदी के तट। देखो हमने निमाड़ को पढ़ा तो खंडवा वहां तक ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बड़वानी खरगोन की बात कर रहे हैं तो नर्मदा नदी के क्षेत्र में आता है, लेकिन पूर्वी निमाड़ जो है ये कहां पे? ताप्ती नदी के, ताप्ती नदी पूर्वी निमाड़। और विशेष रूप से खानदेश मतलब बुरहानपुर वाला क्षेत्र है ये, खानदेश और सिरगढ़ ये इधर है, और इसे किस नाम से जाना जाता था? खानदेश के नाम से जाना जाता था। और ये किस नदी के तट पर? ताप्ती नदी के तट पर। पश्चिमी निमाड़ किस नदी के एरिया में? नर्मदा। और पूर्वी निमाड़ ताप्ती नदी के एरिया। आगे लिखेंगे, असीरगढ़ के किले को दक्कन के रास्ते का पहरेदार अथवा दक्षिण का
प्रवेश द्वार माना गया। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा नासिर फारूकी। नासिर फारूकी। किसके बाद? मलिक अहमद रजा के बाद जो अगला शासक है वो है नासिर खान फारूकी। और इसने क्या किया? असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बनाया। असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बनाया। असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बनाया। ऑनलाइन वाले एक बार और कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही है बराबर? ठीक है। असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बनाया और इसका एक धर्मगुरु, कोई बता सकता है क्या नाम था धर्मगुरु? योगेश जी। जैनुद्दीन। क्या नाम था? जैनुद्दीन। इसका एक धर्मगुरु जैनुद्दीन। और जैनुद्दीन की सलाह पर उसने ताप्ती नदी के दोनों तट पर 2 नगर बसाए थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ताप्ती नदी के दोनों तट पर 2 नगर बसाए थे, एक जैनाबाद और दूसरा बुरहानपुर। जैनाबाद और दूसरा बुरहानपुर। बुरहानपुर याद रखें। किसकी बात कर रहे हैं? नासिर खान फारूकी की। इसने असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बनाया। अपने धर्मगुरु जैनुद्दीन के कहने पर उसने ताप्ती नदी के दोनों तटों पर जैनाबाद और बुरहानपुर नगर की स्थापना की। बुरहानपुर नगर की स्थापना की। तीसरे शासक की बात कर रहे हैं हम, आदिल खान। तीसरा शासक आदिल खान फारूकी। मीरन आदिल खान फारूकी। आदिल खान फारूकी। कोई बड़ा कुछ नहीं है, ना तो इसमें था ना ही इसमें। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही लिखेंगे हम। तो ये 1437 से 1441 तक अल्प शासनकाल इसका। 1437 से 1441 तक कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं। असीरगढ़। अब हम इसके बाद में देखते हैं, ये छोटे छोटे शासन रहेंगे यहाँ पर। इस बीच में 1526 में क्या होगा? मुगल साम्राज्य की स्थापना। दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य की स्थापना। और इसके बाद में फिर से हस्तक्षेप केंद्रीय सत्ता का यहाँ पर हो जाएगा। अभी तक तो ये शासन करते रहेंगे। दिल्ली सल्तनत में उठापटक चल रही है, किसी का ध्यान ही नहीं है इधर। और फिर जैसे मुगल साम्राज्य स्थापित होता है तब यहाँ पर फिर से हलचल होना शुरू हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं 1776 की, सॉरी 1576। 1576 ये एक बड़ी घटना इस एरिया में घटी। कोई बता सकता है कौन शासन कर रहा होगा 1576 में? कौन? अकबर। अकबर शासन कर रहा था। 1576 ईस्वी में रजा अली खान गद्दी पर बैठा, जिसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद के साथ किया।
और स्वयं का विवाह अबुल फजल की बहन के साथ किया। क्या मतलब हुआ इसका? जो कहानी अभी बताई थी मैं, वे मुगल कभी भी हम पे आक्रमण कर लेंगे, सत्ता हमारी छीन लेंगे, मुगल साम्राज्य में विलय कर देंगे। तो इससे बेहतर क्या है? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, समझौता कर लो और अपना शासन करते रहो, क्योंकि अब मुगल हमारे पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन यही इरादा उनका भी हो तो फिर कि पहले इनसे रिश्तेदारी कर लेते हैं, देख लेते हैं इनकी कमजोरियां क्या क्या है, ये है वो है, और फिर मौका देख के चौका लगा देंगे। ये तो वो भी सोच सकते हैं ना दूसरी पार्टी। भाई किसी के बारे में जानने के लिए उसके घर में तो जाना पड़ेगा, उसके घर में क्या क्या है ये देखने के लिए तो शाम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने भी किया। कब की घटना है? 1576। एक मस्जिद है जामा मस्जिद असीरगढ़ के किले में, 1588 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। असीरगढ़ के किले में, असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण। अभी नाम नहीं ओपन किया था मैंने यहाँ पे, है ना। हम 1437 से 1441 लिखा नहीं, लेकिन बता दिया मैंने क्या, रजा अली खान, ये बताया था नहीं मैंने? नहीं बताया। रजा अली खान, इसने अपने पुत्री का विवाह किससे किया? अकबर के पुत्र शहजादा मुराद से किया था। और स्वयं का विवाह अबुल फजल की बहन से किया था। तो इसने क्या किया? 1588 में असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? और हम असीरगढ़ के किले से दो ही लोगों को जानते हैं, एक आशा नामक अहीर राजा और दूसरा कोई मलिक अहमद रजा फारूकी। तो हम ये दोनों ऑप्शन में दिए रहेंगे, गड़बड़ कर देंगे। समझदार बच्चा होगा वो आशा नामक अहीर राजा को खारिज कर देगा, बोलेगा ये नाम से लग रहा है कि ये हिंदू धर्म का होगा और मस्जिद क्यों बनाएगा, ये सोच के हम उसको खारिज कर देंगे। फिर दूसरा नाम हमें कौन सा जाना पहचाना लगेगा? मलिक अहमद रजा फारूकी। ये भी नाम दिया रहेगा नासिर फारूकी, जिसने असीरगढ़ को अपना मुख्यालय बनाया था। यहाँ पर भी हम जा सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे सोचते बहुत हैं, तो इसलिए याद रखेंगे 1588 में असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? रजा अली खान या रजा अली खान फारूकी। 1589 ईस्वी में 3 तोपों का निर्माण किया यहाँ पे। 1589 ईस्वी में 3 तोपों का निर्माण किया। अब क्या समझा जाए अकबर के द्वारा? एक तरफ तो हमारे इधर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं? युद्ध की तैयारी करते हैं। तो दिमाग में तो आ गया ना ये। और ये क्या है? दक्षिण का प्रवेश द्वार। यदि हमें उधर जाना है तो पहले इस किले पर अधिकार करना पड़ेगा, तो ही हम आगे जा सकते हैं। और इसने तोपे वगैरह सब बना लिए, मतलब हमारा रास्ता रोक के खड़ा है कि भाई अब हम उत्तर भारत में रहेंगे, दक्षिण भारत का रास्ता बंद, और दक्षिण भारत में यदि जाना है तो इस किले को पार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं 1596। ये घटना भी हम याद करें अच्छे से, नहीं तो शेरशाह सूरी को ढूंढते रह जाएंगे यहाँ पर। 1596 बारूद खाने में विस्फोट होने से रजा अली खान की मृत्यु। बारूद
खाने में विस्फोट होने से रजा अली खान की मृत्यु। और बहादुर खान उर्फ खिज्र खान शासक बना, उसका उत्तराधिकारी बना। वही मीर बहादुर बोल रहे थे, 80 यहाँ का अंतिम शासक। क्या पढ़ा आपने कल? अंतिम शासक क्या पढ़ा था? मीर बहादुर है? तो वही मीर बहादुर खान उर्फ खिज्र खान यहाँ का अंतिम शासक था। 1601 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण किया और असीरगढ़ के किले को जीत लिया। ये कहानी हम कल खत्म कर चुके हैं। 1601 अंतिम शासक किस वंश का था ये? फारूकी वंश का। यदि पूछा जाए कि असीरगढ़ का अंतिम शासक मीर बहादुर किस वंश का शासक था? फारूकी वंश। क्लियर हो गया एकदम? फारूकी वंश। चंदेरी का युद्ध पढ़ लिया हमने? पढ़ लिया ना? ठीक, अच्छी बात। सारंगपुर युद्ध पढ़ लिया? अमरदीप बता, सारंगपुर का युद्ध। बाज बहादुर हाँ, और अकबर के बीच। कब? नहीं, हुमायूं के बीच। हुमायूं 1535 हुमायूं और अकबर के बीच। यही नहीं, ये सारंगपुर का नहीं होगा। देखो सारंगपुर का युद्ध 1561 में हुआ था। हाँ। 1561 में हुआ था बाज बहादुर और आजम खान। बाज बहादुर के बीच में हुआ था। एक और युद्ध हम पढ़ना चाह रहे हैं जो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में हुआ। मंदसौर का युद्ध। ठीक, इसमें मंदसौर का युद्ध 1535। मंदसौर का युद्ध 1535 हुमायूं और बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में। और सारंगपुर का युद्ध 1561 बाज बहादुर और आदम खान। आदम खान मतलब अकबर बोल सकते हैं, आदम खान बोल सकते हैं, क्योंकि अकबर ने अपने सेनापति आदम खान को भेजा था। अब छोटा सा क्वेश्चन है, हुमायूं ने मांडू पर अधिकार कब किया था? हुमायूं ने मांडू पर अधिकार कब किया था? ऑनलाइन वाले बताएं, अभी चर्चा हो गई उसके ऊपर। नहीं, अभी बताएं। 1635 1535 कौन सा युद्ध? मंदसौर का युद्ध। और इसमें हुमायूं विजय हुआ था और उसने किसको नियुक्त किया वहां पे? कादिर शाह को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। और इस प्रकार उसका मांडू पर अधिकार हुआ था। मंदसौर मांडू वाला जो एरिया, मालवा वाला जो एरिया है, उस पर उसने अधिकार कर लिया था। कमाल मौला मस्जिद कहां पर है? कमाल मौला मस्जिद। कमाल मौला मस्जिद। कमाल मौला मस्जिद धार में है। धार में। लाट की मस्जिद, ये भी धार में है। दिलावर खान मस्जिद, मांडू में। और मलिक मुग मस्जिद, मलिक मुग मस्जिद, ये मांडू में है।
कुल मिलाकर जब मालवा में दिल्ली सल्तनत थी या मालवा में स्वतंत्र सल्तनत जो थी, उनके द्वारा निर्मित की गई प्रमुख मस्जिदें कौन कौन सी हैं? स्थापत्य कला में पूछ सकते हैं। तो क्या बताएं? कमाल मौला मस्जिद धार में, लाट मस्जिद धार में, दिलावर खान मस्जिद मांडू और मलिक मुग की मस्जिद, ये भी कहां पर? मांडू, ये भी मांडू। गोंडवाना हमने कल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे बुंदेला वंश। बुंदेला वंश, बुंदेलखंड तो हमने पढ़ लिया। बुंदेलखंड में कौन शासन करते थे? यहाँ पे चंदेल। बुंदेलखंड में चंदेल शासन कर रहे थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं बुंदेला वंश की। बुंदेला वंश की कोई एक आध नाम बता दे बुंदेला वंश का। क्या नाम? छत्रसाल और वीर सिंह बुंदेला। कल हमने पढ़ा था, जहांगीर के कहने पर इसने अबुल फजल की हत्या की। कल पढ़ा पर जहांगीर से इसके मित्रतापूर्ण संबंध थे, बड़ा परम मित्र था वीर सिंह बुंदेला। हमने ये भी पढ़ने की कोशिश की थी कि किस तरीके से ये सहयोगी जो है उनके एकदम दुश्मन बन गए और उनके विरुद्ध ही विद्रोह करने लग गए। तो अब छोटा सा वंश पढ़ेंगे हम यहाँ पर, बुंदेला वंश। किसने की थी स्थापना इसकी, बुंदेला वंश की? हमारी कभी इतिहास याद आ रहा हो तो? वीरभानु ने। ऑनलाइन वाला कोई बताए? बुंदेला, बुंदेला शासक सोहपान द्वारा, सोहनपान सोहनपाल द्वारा खंगारों को पराजित कर 13वीं शताब्दी में, खंगारों को पराजित कर 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना भी की सोहनपाल। और राजधानी कहाँ बनाया इसने? किसी नाम भी नहीं सुना होगा। सोहनपाल द्वारा राजधानी बनाया था मऊ माहोनी। मऊ माहोनी, मऊ माहोनी। ये नाम कठिन है लेकिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि पीएससी अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और कब गलत भी कर देता है, कुछ नहीं बता सकते। जैसे एक क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 90% किताबों में यही मिलेगा, 9 अगस्त 1942, गांधी जी के नेतृत्व में। प्लानिंग कब की थी? 8 अगस्त की। 8 अगस्त को शुरू करना था, लेकिन 8 अगस्त की मध्य रात्रि में, मतलब 8 और 9 के बीच जितने भी नेता थे उन सबको, मतलब जो प्रथम पंक्ति के जो नेता थे उनको कैद कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया। तो सुबह से 9 अगस्त से आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन खारिज कर दिया क्वेश्चन, एमपीबी से डिलीट कर दिया। तो सोच सकते हो कितने एक्टिव है एमपीबीएससी। तो ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे, अब ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे। तो बुंदेला वंश की स्थापना, शुरुआत की बात करें तो सोहनपाल ने खंगारों को पराजित कर एक राज्य की स्थापना की 13वीं शताब्दी में, और मऊ मोहानी में अपने नवीन राजधानी बसाई। और नाम क्या रखा अपने राज्य का? बुंदेलखंड। अब वीरपाल की बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण शासक वीरपाल। आपने यही नाम बताया अमर को? वीरपाल। वीर ही बोला था।
है ना। वीरपाल, वीरपाल की बात कर रहे हैं हम। अर्जुनपाल, वीरपाल, ऐसे कई लोगों के नाम मिलते रहेंगे जिन्होंने बुंदेलखंड के आसपास वहीं पर छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। राजधानी क्या? मऊ, मोहन, मऊ, मोहन। अब हम महत्वपूर्ण बात करते हैं 1501। 1501 रुद्र प्रताप बुंदेला, ये भी नाम याद रखना, रुद्र प्रताप बुंदेला। और ये नए तरीके से इसने बुंदेला वंश की स्थापना, तो ये नाम अक्सर पूछा जाएगा, ना कि ये प्रारंभिक शासक थे, स्वतंत्र थे या नहीं थे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में किसका नाम मिलता है? रुद्र प्रताप बुंदेला। और कब स्थापना की? 1501 ईस्वी में ओरछा में बुंदेला राज्य की स्थापना। ओरछा की बात कर रहे हैं, ये 2-3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है एक ही लाइन में। 1501 रुद्र प्रताप बुंदेला, किस नदी के तट पर है ओरछा? बेतवा नदी के तट पर है, और वहां पर बुंदेला राज्य की स्थापना की। किसके द्वारा? रुद्र प्रताप बुंदेला, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला भी बोल सकते हैं। 1530 ईस्वी में ओरछा नगर बसाया। ओरछा नगर बसाया। ओरछा नगर बसाया। अब इसके बाद हम अगले शासक की बात कर रहे हैं, मधुकर शाह। मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला। मधुकर शाह बुंदेला क्या खासियत है इसकी? 1554 से 1592 ईस्वी तक शासन। 1554 से 1592 ईस्वी तक शासन। अकबर के बुलाने पर दरबार नहीं पहुंचे। क्रुद्ध होकर अकबर ने सादिक खान को ओरछा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। क्या बताया मैंने? 1554 अकबर का बुलावा, और क्या किया इसने? अस्वीकार, और अस्वीकार होने पर अकबर द्वारा किसको भेजा? सादिक खान के नेतृत्व में ओरछा पर आक्रमण। ओरछा पर आक्रमण, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओरछा पर आक्रमण किसने किया? सादिक खान ने। यह क्वेश्चन में आदम खान भी दिया रहेगा, आसफ खान भी दिया रहेगा, और हमारे नजर में वो दो ही नाम दिखते हैं कि अकबर जब अभियान करता था तो या तो आसफ खान को भेजता था या फिर आदम खान को। सादिक खान का तो नाम भी नहीं सुना था, लेकिन ये 1554 में किसको भेजा उसने? सादिक खान को भेजा था ओरछा पर। उस समय वहां शासन कौन कर रहा था? मधुकर शाह बुंदेला।
मधुकर शाह बुंदेला। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई, किसकी जीत हुई? मधुकर शाह की पराजय हुई। और उसका जो पुत्र है, मधुकर शाह के पुत्र हारल देव की मृत्यु, हारेल देव युद्ध में मारा गया। हारल देव कौन था? हारेल देव मधुकर शाह का पुत्र, ये युद्ध में मारा गया। अब इसके बाद में दो शासक, एक राम शाह बुंदेला, राम शाह बुंदेला, और एक नाम मिलता है वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला। एक साथ में दो नाम मिले, राम शाह बुंदेला और वीर सिंह बुंदेला। 1592 ईस्वी की बात बता रहा हूं। 1592 में ये शासक बना ओरछा का। लेकिन एक और था वीर सिंह बुंदेला, और क्या चाहता होगा ये? शासक बनना चाहता था। और इसी चक्कर में इनका संबंध किससे बना? जहांगीर से। जहांगीर से। और क्या चाहते थे ये? शासक बनना चाहते थे। अब अकबर इधर सपोर्ट कर रहा है किसको? राम शाह बुंदेला को, क्योंकि इस युद्ध के बाद में उनके बीच में संधि हो गई और ये कुछ अलग ही साजिश इनके मन में चल रही। लिखेंगे थोड़ा सा। वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में सलीम अर्थात जहांगीर के कहने पर सराय बरार में अकबर के विशिष्ट मंत्री अबुल फजल का वध कर दिया था। हत्या कर दी थी उसने, हत्या कर दी थी। और क्या सोच के कि जब भी सलीम जहांगीर बादशाह बनेंगे तो नंबर किसका लगेगा? मेरा। अकबर उधर दुखी हो गए क्योंकि एक अभियान में बिरबल भी मारे गए, दूसरे इधर अबुल फजल की हत्या हो गई। पुत्र सुन नहीं रहा है तो क्या करे? 1605 ईस्वी में उनको एक बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी हो गई अकबर को? नहीं पता? पता होना चाहिए। बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। ऐसे थोड़ी कि राजा महाराजा है, दिल्ली के सम्राट है, भारत के सम्राट है, बादशाह है, तो इनको बीमारी नहीं होती, किसी को भी हो जाती। कौन सी बीमारी हुई थी? अतिसार, पेचिस, है ना? अतिसार की बीमारी हो गई। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि बड़े टेंशन में थे। और फिर उनकी मृत्यु कब? 1605 में। और मुगल बादशाह कौन बने? सलीम जहांगीर बादशाह बने। और फिर उनका पहला दायित्व क्या होगा? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला को ओरछा का सम्राट बनाना। और 1606-7 में 1605-6 में जो है वीर सिंह बुंदेला को ओरछा की गद्दी सौंप दी गई। ठीक। अब हम बात करते हैं 1627। क्या हुआ था 1627? एक तो जहांगीर की मृत्यु हुई, जहांगीर की मृत्यु हुई थी, है ना? और इसी समय इधर क्या हुआ? वीर सिंह बुंदेला का पुत्र जुझार सिंह ओरछा का शासक बना। पहले वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर तक मित्रतापूर्ण संबंध थे,
और अब दोनों जगह सत्ता परिवर्तन, ऊपर शाहजहां आ गए और नीचे जुझार सिंह आ गए, और इनके बीच में जो है वो कुछ बनी। शाहजहां पहला शासक था मुगलों में जो कट्टर था, धार्मिक रूप से असहिष्णु था। औरंगजेब का दिखता है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? शाहजहां के समय से हुई। कट्टर शासक, शाहजहां को कट्टर शासक बोला जाता है, यहां से शुरुआत हो गई। और ये राजपूत, तो विवाद तो होना स्वाभाविक सी बात है। लिखेंगे 1641 में, 1641 में शाहजहां द्वारा पहाड़ सिंह को ओरछा का शासक नियुक्त कर दिया गया। ओरछा का शासक नियुक्त कर दिया गया। क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि शाहजहां के समय में जुझार सिंह ने विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन बनता है, पीएससी पूछ लेता है। शाहजहां के समय में ओरछा में किसने विद्रोह किया था? किसने किया था? जुझार सिंह ने विद्रोह किया था। तो इसलिए उसको हटाकर पहाड़ सिंह को ओरछा का शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन ये अब हार मानने वाले नहीं थे। अब एक नई पीढ़ी यहां से शुरू हो गई जो मुगलों का विरोध करती है। शाहजहां के समय में विरोध किसने किया? जुझार सिंह ने। उसके बाद में चंपत राय के बाद में छत्रसाल। तो जुझार सिंह, चंपत राय और छत्रसाल, इनका संघर्ष किससे हुआ? मुगलों से हुआ। और उससे पहले वाले अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ में उनका मित्रतापूर्ण संबंध हुआ करता था। तो क्वेश्चन, जुझार सिंह का विद्रोह किसके समय में? शाहजहां के समय में। अब हम देखेंगे चंपत राय। औरंगजेब की दक्षिण नीति से, या दक्षिण नीति मत लिखो, औरंगजेब की नीति से असंतुष्ट होकर चंपत राय ने विद्रोह किया, लेकिन पराजित हुआ और आत्महत्या कर ली। कौन था इनके दरबार में? भूषण। कौन था? भूषण एक कवि था, वो इनके दरबार में था और उन्होंने पूरा वर्णन किया है इनका। वीरगाथा काल के कवि कहते हैं। अब इसके बाद में कौन? छत्रसाल। चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने विद्रोह जारी रखा और पन्ना को 1675 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी बनाया। अब देखो, तीसरी राजधानी होगी। पहले क्या थी? सबसे पहली राजधानी मऊ महुन, फिर ओरछा और फिर पन्ना। तीसरी राजधानी कौन सी? पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1675। अब छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी बोला जाता है। बोले बुंदेलखंड का शिवाजी। उसके दरबार में एक कवि रहता था, भूषण। उसने छत्रसाल दशक और शिवा बावनी 2 रचनाएं हैं इसकी। तो शिवा बावनी मतलब शिवाजी के बारे में भी लिखा है उसने,
और महाराज छत्रसाल के बारे में भी लिखा है, बुंदेला नरेश छत्रसाल के भी बारे में लिखा है। तो जब दोनों के बारे में लिखा है, इसका मतलब यह है कि छत्रसाल कहीं न कहीं शिवाजी के संपर्क में था, उनसे मित्रता थी। तो लिखेंगे छत्रसाल ने मराठों से संधि की अंततः औरंगजेब ने 1707 में छत्रसाल से संधि की, दबाव में आकर 1760 60 में कैसे होगा? 1760 में तो औरंगजेब थे। 1707 में औरंगजेब ने छत्रसाल से संधि की और उसे राजा की उपाधि दी। ये क्वेश्चन बन सकता है, छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी? औरंगजेब ने। कब दी थी? 1707 में। और राजधानी फिर से क्या बनाया इसने? ओरछा। राजधानी इन्होंने पुनः ओरछा को बनाया। अंतिम शासक पढ़ते हैं, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। विक्रमादित्य सिंह बुंदेला यह अंतिम शासक है। विक्रमादित्य सिंह बुंदेला 1776 से 1817 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1776 से 1817 ईस्वी तक। लेकिन कोई स्थायी शासन, महत्वपूर्ण शासन नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ, इधर बुंदेलखंड में और इधर तो मराठों का अधिकार होने लग गया था। मुगल कमजोर पड़ गए। 1707 में मुगल साम्राज्य का पतन, मराठों का अधिकार होने लग गया और धीरे धीरे जो है ये बुंदेला राजवंश की समाप्ति की। तो बीच में ये बोला जाता है कि इसकी जो राजधानी थी अब वो वहां नहीं थी, ओरछा नहीं थी, क्या थी? टीकमगढ़। इसके समय में किसकी बात कर रहे हैं? विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। इसने 1783 ईस्वी में अपनी राजधानी ओरछा से टेहर अर्थात टीकमगढ़, टीकमगढ़ स्थानांतरित कर दी गई और बाद में अंग्रेजों के अधीन हो गई। खेल ही खत्म। फिर तो सब 17वीं शताब्दी के बाद रियासतें वगैरह सब खत्म। तो क्लियर हो गया, बुंदेला वंश पढ़ा अपन ने। किसने की थी स्थापना? सोहनपाल। और किसको पराजित करके? खंगारों को पराजित करके। और मऊ माहोनी इसकी राजधानी थी। उसके बाद में 1501 रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, इसने ओरछा में बुंदेला वंश की स्थापना की। यदि क्वेश्चन बने ओरछा में बुंदेला वंश की स्थापना किसने की, तो फिर रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा। और इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक कौन कौन बताए हमने? जुझार सिंह, चंपत राय, छत्रसाल। जुझार सिंह, चंपत राय और छत्रसाल। एक वीर सिंह बुंदेला, मधुकर शाह किसके समय में? अकबर के समय में। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के समय में। जुझार सिंह शाहजहां के समय में, और इसने शाहजहां के समय में विद्रोह किया था। फिर अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में चंपत राय और छत्रसाल ने क्या किया? संघर्ष किया इनसे, मराठों से संपर्क स्थापित किया। और मराठों से जब संपर्क हुआ, शिवाजी से संपर्क स्थापित हुआ छत्रसाल का, तो 1707 में फिर औरंगजेब ने भी उससे संधि कर ली
और उसे राजा की उपाधि दे दी। और राजा की उपाधि देने पर जो पन्ना में इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी, वापस कहाँ लेके चले गए? ओरछा लेकर चले गए। क्लियर है क्या? इसके बाद में अंतिम शासक पढ़ा अपन ने, क्या नाम? विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। लंबा शासन काल इनका 1776 से 1817 तक, लेकिन पराजित होते चले गए। 1783 ईस्वी में उन्होंने राजधानी ओरछा से लेकर कहाँ चले गए? टेऊ या टीकमगढ़ लेके चले गए। और 1817 ईस्वी में ये अंग्रेजों के खेल खत्म। कल से हम महत्वपूर्ण रियासतें आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे। और आधुनिक काल में हम कौन कौन सी रियासत पढ़ेंगे? होलकर रियासत, भोपाल रियासत, बघेलखंड रियासत, ये सारे के सारे हम एक एक दिन में पढ़ते रहेंगे। तो सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।